और अब खबरें विस्तार से। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदित्य L1 को सूर्य के करीब पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है धरती से, जो उसे तय करना है ये फासला। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है। मुल्क भर में खुशी का माहौल है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर सीआरपीएफ जवानों ने खुशी जताई। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और सफलता आज भारत ने आदित्य L1 लॉन्च करके एक सोलर मिशन शुरू किया है। ये पहला सोलर मिशन है भारत का। जैसा कि देश के 140 करोड़ अवाम इस दिन के इंतजार में थे और उन्हें ये उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का काम अंजाम देते हैं, वो लगातार इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। और आज हमने देखा कि ये जो जवान है यहाँ पर हाथों में तिरंगा लहराए, ये बिल्कुल साक्षी बने उस महत्वपूर्ण पल का जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। उन्हें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये जो मिशन है भारत का, जैसे चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हुआ था, ये मिशन भी आगे कामयाब होगा। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, जवानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह है। आपने जो देखा, जो लॉन्चिंग हुई, तो जो ये लॉन्चिंग आपने देखी, किस तरह का आपका जो उत्साह है, क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी है भारत की? सर, आज भारत के लिए बहुत खुशी का माहौल है। नासा ने आदित्य L1 का लॉन्च किया है। ये भारत में बहुत खुशी का माहौल पैदा करेगा। ऊपर सूर्य पर जाने के बाद में जैसे चांद 3 को लॉन्च किया था, वैसे ये चांद पे जो नए नए उपकरण मिले हैं, नए नए संसाधन वैज्ञानिकों को जो शोध मिले हैं, वैसे ही सूर्य पर जाने के बाद मिलेगा। इनका ये पूरा विश्वास है कि जैसे चंद्रयान 3 से लगातार वहां से इमेजेस मिल रही हैं और भारत का जो लक्ष्य है कि जो जितना भी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, किस तरह के वहां पर उसका असर धरती पे क्या पड़ रहा है, उन्हें पूरी आशा है कि यहाँ की ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसके भी कुछ अच्छे ही नतीजे सामने आएंगे। जो वैज्ञानिक हैं उन्हें वो ऐसी तस्वीरें वहां से लेके आएंगे जिससे जो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे भारत आगे बढ़ सकता विज्ञान के क्षेत्र में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप साक्षी बने हैं, कितना बड़ा दिन है और क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे भारत के वैज्ञानिक इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सब विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद हमारा ये भारत देश लक्ष्य पर है कि हम सूर्य ही नहीं, सभी ग्रहों पर पहुंच करके वहां के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहां के कण कण के बारे में जानकारी लेकर के विश्व को हम इस ज्ञान को जो है बताएंगे कि वहां के हर कण कण में क्या छिपा है, हर राज्य में क्या छिपा है, ताकि उसके वहां पर क्या हमारी जो है उस हवा में क्या है, उस आयनोस्फीयर में क्या है, और वहां कितनी सौर की कितनी पावर है, उस सौर से हम जो है उस सौर ऊर्जा से हम यहाँ पर हर क्षेत्र में कितना उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत आशाएं जगी हुई हैं। और भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। आदित्य L1 लॉन्च होने पर नेहरू तारा मंडल में लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। लोगों ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब स्पेस में भी नया इतिहास रचने वाला है। बहुत खुशी वाला यह पल है। भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है और उसकी खुशी आप देखिए लगातार तारामंडल में है। सर, क्या कहेंगे इसरो के साइंटिस्ट को सबसे पहले बधाई है, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता, और आने वाले टाइम में भी वो ऐसा कुछ करके दिखाते रहेंगे जो कि कोई नहीं कर सकेगा। सर, वैज्ञानिकों ने पहला जो फिलहाल इंडियन मिशन है उसको लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड मिशन है। कितना वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रहा और आपके लिए कितनी खुशी की बात है? मेरे ये समझ लीजिए कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो सेंटेंस एट ऑल। इससे ऊपर कुछ नहीं। जो इंडिया ने करके दिखाया है वो पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। आज जो है इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक छाप छोड़े जा रहा है।
तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग सुबह से ही यहाँ पहुँच गए थे? पहुंच गया था। आप तिरंगा लेकर आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात? बहुत खुशी की बात है सर। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आदित्य L1 का प्रक्षेपण फिलहाल वैज्ञानिकों की तरफ से कर दिया गया है और उसकी जो खुशी है, उसकी जो उत्साह है, वो फिलहाल नेहरू तारामंडल में देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग यहाँ फिलहाल पहुंचे हैं, उन्होंने भारत माता की जय का उद्घोष भी किया, तालियां बजाई, लोग काफी खुश थे और ये अपने आप में एक सफल प्रक्षेपण वैज्ञानिकों का माना जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खुश हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं कितने खुश है फिलहाल एक सफल? सर बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुशी का कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है। ये भी सक्सेसफुल होगा मून की तरह और इसके लिए कांग्रेचुलेशन करना चाह रहा हूँ इसरो को। बस। कितने खुश हो? साइंस के स्टूडेंट हो? हाँ, हम बहुत खुश है क्योंकि हमारा सन का पहला मिशन है। हमारी यही इच्छा है कि ये चंद्रयान की तरह भी ये भी सक्सेसफुल हो मिशन। हाँ भाई, बहुत खुश है ये। यस, वैज्ञानिकों को क्या कहोगे? कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन कहूँगा सर इसरो वाले साइंटिस्टों को। मेन तो पूरा भरोसा है कि ये मिशन पूरा सक्सेसफुल होगा। कांग्रेचुलेशन टू इसरो। कहाँ से आए हो? अभी हम ये रोहिणी साइड से आए हैं। पता था कि यहाँ उत्साह होगा, लोग होंगे? हाँ, इसलिए हम आए थे क्योंकि इधर सन का मिशन लॉन्च होने वाला है, इसलिए ही आए थे हम। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि सफल प्रक्षेपण फिलहाल यहाँ से हो गया है और इसीलिए भारत माता का जो झंडा है, भारत का जो झंडा है, उसको दिखाया जा रहा है। लोगों में जोश है, लोगों ने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया है, साफ तौर से इसरो को धन्यवाद बोला है क्योंकि चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद बैक टू बैक ये दूसरा ऐसा अपने आप में चुनौतीपूर्ण मिशन रहा जिसको वैज्ञानिकों की तरफ से आज उसका उद्बोधन किया गया है, उसका प्रक्षेपण किया गया है। फिलहाल अब 140 दिन के बाद रिजल्ट्स आना शुरू होगा, सूर्य की स्टडी की जाएगी और वजह यह है कि ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि वैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं जो एक बड़ा ऑपरेशन है वो अब कहीं ना कहीं स्पेस में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो एक पुलिस अधिकारी का रूप धारण कर रखा था जिसने, और उसके कब्जे से एक पुलिस की वर्दी और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 1 सितंबर को कंजर को वासिफ हसन नाम के एक व्यक्ति से शिकायत मिली कि बस में यात्रा करते समय एक महिला ने उससे संपर्क किया जिसने खुद को आसिया बताया और दावा किया कि वो सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उनके पास पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में उनके लिए एक पद सुरक्षित करने का अधिकार है। धोखाधड़ी का संदेह होने पर हसन ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस स्टेशन कंजर को दी। थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी आशिया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। और पाकिस्तान में 2 के खिलाफ अत्याचार, अस्पताल में भर्ती हिंदू महिला से डॉक्टरों ने किया बलात्कार। 23 वर्षीय महिला पर डॉक्टरों द्वारा यौन उत्पीड़न। मोहम्मद खान शहर के सिंधु अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त जो एक अहम खबर है वो काफ़ी अपने आप में ये हैरान करने वाली खबर है, काफ़ी हैरान करने वाली खबर है। पाकिस्तान में जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ के जो हिंदू हैं उनके खिलाफ लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती एक महिला से डॉक्टरों ने किया बलात्कार। 23 वर्षीय महिला पर डॉक्टरों द्वारा यौन उत्पीड़न। मोहम्मद खान शहर के सिंधु अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार जो वहाँ माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार की जो खबरें हैं उस एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजर सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तेजर जी, ये एक बार फिर इस तरह का मामला जो है ये क्या बता रहा है, वहाँ लगातार इस तरह की वारदात क्यों हो रही है? देखिए विशाल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, और जो लोग इन माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करते हैं उन्हें खुली छूट दी गई है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही 2 हिंदू बिजनेसमैन को वहाँ किडनैप कर लिया गया था, और आज एक ऐसी दिलदोज घटना सामने आई है जो किसी के भी रोंकड़े खड़े कर दे, दिल को दहला दे। एक पेशेंट, देखिए सबसे पहले एक बात कही जाती है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऐसा रिश्ता होता है कि डॉक्टर एक वालिद का रोल अदा करता है किसी की जान बचाने में, लेकिन यहाँ पर इस ऐसे रिश्ते को भी पाकिस्तान में शर्मसार कर दिया गया, जहाँ पर एक 23 साल की लड़की जो है उसे पाकिस्तान के हिंदू लड़की थी, उसे पाकिस्तान के
एक हॉस्पिटल जिसका हॉस्पिटल का नाम इंदस हॉस्पिटल है, ये टांडो मोहम्मद खान शहर है सिंध का, वहां पर इस लड़की को एडमिट किया था क्योंकि इसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी और किडनी की ट्रीटमेंट हो रही थी। तो इसी किडनी की ट्रीटमेंट कराते हुए जो डॉक्टर वहां पर इसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन डॉक्टरों ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद वो जो डॉक्टर थे वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता था और उस डॉक्टर ने इस लड़की के रेप करने के बाद वहां से फरार हो गया और अभी तक जो है पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया गया है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं उन्हें लगातार तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे सिंधी हो, उन लोगों को पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और ये जो भी एट्रॉसिटीज होती हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान आर्मी की पुष्टपनाही में होती है। उसके बिना इस तरह की कार्रवाई करना, देखिए अभी ये जो केस है जहां पर ये 23 साल की लड़की का बलात्कार किया गया है डॉक्टर द्वारा, तो वो अभी तक डॉक्टर अरेस्ट नहीं किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप देख लीजिए कि इन लोगों को पूरी तरह से पाकिस्तान के कानून की पुष्टपनाही हासिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका तेज़ तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की वारदात जो है ये काफी गंभीर प्रश्न खड़े करती है कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी के हुकूक अदा करने की बात आती है या उन माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो वहां पर ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पक्षपाती रवैया जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। काफ़ी शर्मनाक और काफ़ी ये एक इबरतनाक भी है कि इससे जो छवि धूमिल हो रही है किसी की भी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये वहाँ का एक सिस्टम बन चुका है, क्या वहाँ की एक आदत और फितरत बन चुकी है कि माइनॉरिटी के अगर कोई लोग हैं तो उनके साथ इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। ये अपने आप बहुत गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी सीपीएस समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया। भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक, कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति, विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लेज पर। आप देख रहे हैं टॉप 18। पंडोह के साथ लगते तवारफी मिडिल स्कूल के अध्यापकों और स्टाफ ने अपने स्कूल पर आई आपदा से निपटने के लिए किसी सरकारी मदद का इंतजार न करते हुए अपनी जेब से पैसे खर्च करके स्कूल परिसर की सफाई करवा डाली। हालांकि इस काम में पंडोह स्कूल से आए एनएसएस स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियरों, स्थानीय ग्राम पंचायत, एसएमसी और स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। स्कूल के कार्यवाहक मुख्याध्यापक ने घनश्याम ने बताया है कि 14 अगस्त को स्कूल के साथ वाले नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। इस वजह से मिडिल स्कूल तवारफी का एक कमरा पूरी तरह से ढह गया, जिसमें स्मार्ट क्लास का सारा सामान रखा हुआ था। स्कूल का खेल मैदान पूरी तरह से बह गया और जो 2 मंजिला भवन के 6 कमरे थे उसके धरातल में भारी मलबा घुस गया था। स्कूली बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी ने मिलकर श्रमदान का फैसला लिया। इस कैंपस को साफ करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री सुशील अरोड़ा जी तथा उनके साथ कुछ सहयोगी अध्यापक
व अन्य जो एनएसएस वो स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवियों ने इसमें बहुत सहायता की, हमारी बहुत हेल्प की और हमारे कैंपस को उन्होंने साफ सुथरा किया ताकि हम जो आज इस योग्य हो कि हम इसमें पाठशाला में कक्षाएं चला रहे हैं। साथ में पंचायत प्रधान श्रीमती गीता देवी, साथ में उनके जो महिला मंडल थे और बाकी उप प्रधान तथा एसएमसी के प्रधान कुसुमा जी व अन्य गाँव के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और हमारे इस कैंपस को उन्होंने साफ करने में बहुत मदद की। आज हम इस काबिल हुए कि इस पाठशाला में अभी इतनी व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, ग्राउंड में अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। इसको धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो इसको हम सफा करेंगे, इसकी सफाई। और अध्यापकों ने जो है अपने बलबूते पे जो जेसीबी का खर्चा हमने दिया, वहन किया यहाँ, और उसका जो ये जो कैंपस हमने साफ किया तो हमने इसका जो फाइनेंशियली जो ये थी हमने खुद अपनी जेब से इसको वहन किया है और जो श्रमदान जो किया यहाँ की पब्लिक ने, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे सुबह 14 तारीख को मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हमारा ऑफिस पूरा टूट चुका था, सारे कमरों में जो है पूरी गाद भर गई थी और सामान सारा हमारा बह चुका और ग्राउंड वगैरह की हालत बहुत ही खराब थी और आगे वाला फ्रंट का भी हमारा जो कैंपस था सारा बिल्कुल खराब हो चुका। हमने कोशिश की थी बीच में जो है सामान को कुछ निकालने की, कुछ डॉक्यूमेंट्स को निकालने की, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि जाने की कोई भी जाने के लिए आगे तैयार ना हुआ। पर हमने भी साइडों से थोड़ा थोड़ा सा जो सामान था हमारा साइड किया, थोड़ा बहुत जो बचा था उसको साइड किया, बाकी तो सारा जो है हमारा जो है उस बाढ़ में जो है सारा कुछ चला गया। और मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सेब का सीजन अपने पूरे शबाब पर है। सब्जी मंडियों में इन दिनों भारी संख्या में सेब की फसल की खेप पहुंच रही है, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फल मंडी हो। हर तरफ किसान बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। मंडियों में सेब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन रास्तों के बंद होने की वजह से किसान बागवानों की चिंता बढ़ गई है। एक और जहां कई स्थानों पर मार्ग बंद होने से ग्रामीण लोग अपनी सेब की फसल को वक्त पर मंडी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को भी मार्गों के बंद होने की वजह से सेब की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि किसान बागवानों को उनके सेब की फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर सेब के बारे में बोले, सेब के दाम तो ठीक है मंडी में ऊंचे हैं, पर व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी रोड की वजह से। 4-4 दिन हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, जिसके व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर अब 1-2 दिन से ना थोड़ा ठीक हो रहा है क्योंकि गाड़ियां टाइम से पहुंच रही हैं। बाकी मंडी के दाम तो ठीक है, किसानों के लिए तो बढ़िया है। व्यापारी के लिए थोड़ी दिक्कत आई बीच में, वो थोड़ी किसानों के लिए भी आई थी, और ये मौसम पे डिपेंड है। बाकी देखो आगे क्या ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी मंडी के रेट तो ठीक है, आगे व्यापारियों गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत अभी भी आ रही है। जो आप बात पूछ रहे रोड की, रोड तो थ्रू हो चुका है, पर लेकिन अभी भी थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियां आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी तो मार्केट तो देखे जाए बहुत ही बड़ी किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिस ढंग से रोड ब्लॉकेज हुआ था तो रेट जो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों को कोई हानि हुई है। हानि कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रोड बंद होने के बाद व्यापारी को भी प्रॉब्लम है, आड़ती को भी प्रॉब्लम है, किसानों को भी प्रॉब्लम है। और किसानों की फसल तो ठीक बिक रही, बढ़िया बिक रही है। मार्केट में 10 रुपए से 70, 80, 90 रुपए किलो तक सेब बिक रहा है और बढ़िया दाम मिल रहे हैं। और व्यापारी को भी अच्छा हो रहा, कह रहा हूँ, ऊपर नीचे आने जाने के लिए अब थोड़ा रास्ता भी शुरू हो चुका है। थोड़ा सा जाम की प्रॉब्लम है, बारिश ना हो तो 10-15 दिन अगर मौसम ठीक रहता तो शायद मैं समझता हूँ कि आदान प्रदान गाड़ियों का बढ़िया होगा। और उपमंडल नालागढ़ के तहत राम शहर के मजेहड़ गांव के लोगों पर पहले प्राकृतिक आपदा की वजह से भूस्खलन हुआ और उसके बाद गांव के 13 परिवारों के मकान टूट गए और सभी 13 परिवार बेघर होकर सड़कों पर आ गए। प्राकृतिक आपदा 11 अगस्त को हुई थी और उसी दिन से ये सभी 13 परिवारों के सदस्य सड़कों पर आ चुके हैं और कोई अपने रिश्तेदारों के यहां दिन गुजार रहा है तो कोई अंबेडकर भवन में अपने बच्चों के साथ दिन बिताने को मजबूर है। मेरा जो गांव है वो 11 तारीख रात को जो हमारे 13 घर थे वो 100% डैमेज हो गए हैं। और 11 के बाद हम कोई रोडों पे, कोई अंबेडकर भवन, कोई किसी के पास, कोई किराए पे, मतलब पूछ गिन नहीं हो रही हमारी 11 तारीख के बाद। और आज 1 तारीख हो गई है, यानी कि महीना ही सोच लो, अब 11 को महीना हो जाएगा पूरा। और जब हमने तंबुओं की बात करी कि हम तंबू लगा लेते हैं किसी श्यामलाट पे, हमने जगह भी सिलेक्ट करी भी हम वहाँ जाएंगे, हम जगह भी सेफ देख के आए। तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप एप्लीकेशन दो, आप रेजोल्यूशन लेके आओ प्रधान से। प्रधान जी रेजोल्यूशन के लिए मुकर गए हैं, वो कह रहे हैं हम रेजोल्यूशन नहीं दे सकते, जबकि मैं एक वार्ड मेंबर हूँ, मेरा भी एक अधिकार बनता है भी हम रेजोल्यूशन वहाँ से ले, हमें कोई मना नहीं कर सकता।
ठीक है, ये बात अलग है, अभी उन्होंने नहीं दिया है, फिर भी बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन आज देके आए हैं, प्रार्थना पत्र देके आए हैं सारे इकट्ठे गाँव वाले। और अब देखना है, अब तहसील में जाएंगे। तहसील में हमने एक एप्लीकेशन दी थी भी हमें तंबू लगाने के लिए जगह दी जाए, बाकायदा जगह का नाम भी दिया था, एप्लीकेशन भी दी थी। तो 2 दिन पटवारी छुट्टी पे थे यहाँ रामशहर में, आज आए हैं। आज वो कह रहे हैं यहाँ पे ततीमे काट दिए गए हैं। 28 बीघा भूमि है और 28 बीघा भूमि में 5 बीघे के ततीमे कटे हुए हैं, बाकी 23 बीघा बची हो। 23 बीघा में भी हमें बैठने के लिए दे सकते हैं, जबकि हम परमानेंटली नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ अस्थायी रूप में बोल रहे हैं भी हमें लोगों के घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। 4 दिन पहले तहसीलदार साहब ने हमारे से एप्लीकेशन लिखवाई कि जी आपको अगर शामलात चाहिए तो एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दे दी। फिर इन्होंने बोला गांव की वो चाहिए, NOC चाहिए, पूरे गांव के साइन करवा के लाए NOC के लिए। अब गांव वालों को कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर आज फिर गया मैं वो कानूनगो साहब के पास। मैं कहा जी क्या हुआ उसका जगह का? कहते जी वो तो हमने कल बता दिया था राहुल शर्मा को, जिला परिषद को, कि वो हमने जगह किसी और को अलॉटमेंट कर दी हुई। कहता पटवारी के पास जाओ। चलो जी, मैं पटवारी के पास गया। उन्होंने बोला जी, कहता देखते हैं भी 1-2 दिन या 4 दिन लगेंगे, तब जाकर हम आपको बताएंगे। लेकिन कहते वो जगह अलॉटमेंट हो चुकी है। अभी आप तो टेम्परेरी तौर पर मांग रहे हैं? हाँ, टेम्परेरी तौर पर मांग रही है। अब नहीं दे रहे तो क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे? आगे जबरदस्ती करेंगे और क्या करेंगे? दूसरे को घर में रह रहे तो आज हमारे को कोई नहीं पूछता है भी कहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ तहसीलदार के पास जाते हो, बोलते हमारे पास जगह नहीं है। तो जाइए तो कहाँ जाइए? ऐसे तो हम मर जाते, तो उसी दिन मर जाते ना तो अच्छा था। इस जीने से अच्छा है। अब ये तहसीलदार बोल रहे हमारे को जगह नहीं है, कहीं भी नहीं जगह। पूरे मकान गए गिर पड़े जी हमारे। तो इनकी तरफ से हमारे को मतलब कि तहसीलदार साहब ने बोला था भी आपको जगह दिलाएंगे, करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब जब गए हमने कागज बढ़वाए मतलब के, तो अब इनकार कर रहे, कहते हमने टिकट में कर दिए। पटवारी जी ने बताया हमारे को कि वहाँ की जब हमने जगह सेलेक्ट की ना तंबू के वास्ते, तो वे बोल रहे भी मतलब हमने टिकट में कर दीजिए वहाँ। पहले हमारे को देखो ना जी, पहले हमारे को दिया भी मतलब यहाँ रहे हो आप। तहसीलदार साहब ने बोला कि यहाँ रहो, तंबू लगाओ, उसके प्रांत बोलते भी तकदीम कर दीजिए हमने तो इसके। अब ये और वन विभाग की ओर से इंदौरा के पंचायत खंडारा के बौकी का तालाब में 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर इंदौरा के विधायक बालेन्द्र राजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विधायक राजन ने सबसे पहले क्षेत्र की पूजा अर्चना की और उसके बाद सुख चैन प्रजाति का पौधा रोपित किया। वहीं उन्होंने वन महोत्सव की पट्टिका का भी अनावरण किया। इस दौरान विधायक बालेन्द्र राजन ने वन महोत्सव के खास मौके पर पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए मुख्यमंत्री वन कल्याण योजना भी शुरू की गई है। सबको पता है कि हर साल ये बरसात के मौसम में ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है ये हर जगह पे चलता है। तो मेरा ये फॉरेस्ट के अधिकारियों से भी यही आग्रह रहेगा, फॉरेस्ट की जितनी भी हमारे वन विभाग के यहाँ पे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कि ऐसा ना हो कि ये एक औपचारिकता मात्र ना हो ये पौधारोपण का कार्यक्रम। इसको जो हम सही रूप से जो है इसको अमली जामा पहनाएं। ये पौधे जो लगाए हैं ये आने वाले समय में बचने भी चाहिए, चलने चाहिए। और भी जहाँ TFO साहब बता रहे थे कि ये पूरा हमारा यहाँ पे जो जितना भी हमारा जो एरिया इनके अंडर पड़ता है उसमें पूरा का पूरा इस टाइम जो है पौधारोपण का कार्यक्रम चला हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पौधे हैं आने वाले समय में ये सेफ रहने चाहिए, चलने चाहिए ताकि। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने 2 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त और कमेटी के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने विभागीय अधिकारियों के साथ ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव नए अंदाज में मनाया जाएगा, जिसे लेकर CPS महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी की गई है और फैसला भी लिया गया। उन्होंने कहा कि स्टॉल के लिए प्लॉट आवंटन अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल दशहरा कमेटी की बैठक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय CPS साहब, उनकी अध्यक्षता में हुई थी और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस बारी के दशहरा को लेकर कुछ चेंजेस जो हैं
वो ओवरऑल दशहरा के स्वरूप को लेकर इस बार हमारे इंटरनेशनल ट्रूप्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है दशहरा में। एक जो हमारा प्रदर्शनी ग्राउंड है वहाँ पे प्लान किया गया है कि एक सेपरेट स्टेज वहाँ रहेगा और थोड़ा सा ओपन स्पेस वहाँ पे रहेगा लोगों को बैठने के लिए, ताकि वो एग्जीबिशन, फूड कोर्ट उस एरिया को एंजॉय कर सकें, वहाँ पे उस स्टेज को एंजॉय कर सकें। और उसके अलावा थोड़ा सा जो हमारा पूरे ग्राउंड का लेआउट है उसमें भी उस वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं। तो आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोगों ने एक तो ये बैठक करी और उस बैठक के बाद हमने ग्राउंड का भी सर्वे किया और जो मेन पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें इमीडिएटली काम शुरू करना है इसको लेकर या जहाँ पे हमें और विभागों के सुझाव चाहिए थे उसको लेकर आज एक बड़ी डिटेल बैठक के बाद डिटेल सर्वे भी किया है और सभी विभाग जो हैं वो अपने अपने काम में अब लग गए हैं। जो हमारी सब कमिटीज़ बननी है उनको भी हम अब नोटिफाई कर देंगे ताकि वो विभिन्न सब कमिटीज़ जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उस काम में लग जाएंगे, क्योंकि अब समय जैसा आपने बताया कि लगभग 2 महीने का समय है, तो दिस इज़ द टाइम जब हमें ये प्रिपरेशन शुरू करनी है ताकि हमारी प्लानिंग जो है वो ठीक तरीके से हो। पार्किंग को लेकर जो है इस बार हमने ये तय किया है कि कुछ शहर के आसपास जो हमारे दोनों तरफ से एक्सेस है, चाहे हम बजौरा की तरफ से आते हैं या मनाली की तरफ से आते हैं, तो दोनों तरफ से कुछ टेम्प्रेरी पार्किंग्स क्रिएट की जाएंगी। एक पार्किंग स्पेस हम पिरडी के पास आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक पार्किंग स्पेस जो है वो सरवरी के साथ जहां एमसी को लैंड ट्रांसफ़र करी गई है वहां आइडेंटिफाई किया गया है। तो इन दोनों पार्किंग स्पेसेस के साथ एक तो वहां टेम्प्रेरी पार्किंग्स को संचालित किया जाएगा और वहां से जो है वो शटल सर्विस HRTC के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसेस चलवाई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क करें और दशहरा मैदान तक वो उन बसेस के माध्यम से आ सकते हैं। बसेस की टाइमिंग इस तरह से रखेंगे कि हर 10 मिनट में या 15 मिनट में वहाँ से बसेस चलें ताकि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और इसके साथ ही टॉप 18 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।